potential due to hollow sphere. Electric field and potential due to hollow sphere. हॉलो स्फीयर रहे या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहे, दोनों में सेम ही होता है। हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दोनों का सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है हमेशा सरफेस पे रहने की। कहां पे रहती? सरफेस पे। तो अगर कोई सॉलिड स्फीयर बॉल है तो उसके अंदर में चार्ज रहेगा ही नहीं, सभी चार्ज कहाँ आ जाएगा? तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हॉलो स्फीयर ही हो गया, क्योंकि अंदर में चार्ज नहीं है। यही प्रॉपर्टीज के वजह से आप एक एग्जांपल समझो, आपने कभी जो है एक जगह से दूसरे जगह, तो ऐसे रोड पे जो ट्रांसफार्मर से जो लाइनिंग लगी हुई है उस लाइन को कभी वायर को देखे आपने? तो उसमें एक वायर होता है या फिर एक के अंदर मल्टीपल वायर होते? ऐसा एक वायर होता है या फिर एक के अंदर मल्टीपल वायर होते हैं? मल्टीपल होते हैं ना, और उसे फिर ट्विस्ट किया जाता है ना, देखे कभी? तो इसके पीछे का क्या कारण है कि ऐसा क्यों नहीं, इसके जगह ऐसा क्यों नहीं लेते? तो उसके पीछे का कारण ये है कि देखो आप ध्यान से, आपने पढ़े होंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई, टेन में पढ़े थे नहीं? तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मान लो कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बराबर है? तो अगर मान लीजिए एक रॉड ही यूज कर ले, एक वायर यूज कर लेंगे, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहता है। चार्ज की प्रॉपर्टी जो थी कहाँ रहने की? सरफेस पे। तो चार्ज अलोंग सरफेस फ्लो करेगा, बट ये बीच वाला जो सेक्शन है वो एरिया यूज नहीं होगा। तो यहाँ एरिया सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट यूज हुआ है, सरकमफ्रेंस के अराउंड जो पोजीशन है वहीं का एरिया यूज हुआ। तो अगर एरिया कम यूज हो गया तो रेजिस्टेंस वायर का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एनर्जी लॉस बढ़ जाएंगे। तो जो एनर्जी एक जगह से, जैसे ग्रिड से हमारे ट्रांसफार्मर तक आता है, ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता है, तो उस प्रोसेस में जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो बढ़ जाएंगे, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ जाएंगे तो एनर्जी का लॉस, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर में ही लॉस हो जाएगा, बराबर? उस लॉस को मिनिमम करने के लिए हमको इफेक्टिव एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, वायर का कम हो जाए, ताकि ट्रांसफर में एनर्जी कम से कम लॉस हो। ठीक है? तो क्या करते हैं, इस एक वायर की जगह मल्टीपल वायर यूज कर लेते हैं। तो मल्टीपल वायर पतले पतले और इंसुलेटिंग होता है, वो सब एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड रहता है। तब इस पतले से वायर के सरफेस एरिया यूज हुआ, इस पतले से वायर के सरफेस एरिया यूज हुआ, इस पतले से वायर के सरफेस एरिया, सभी का एक्सटर्नल सरफेस एरिया यूज हुआ। तो पहले वाले एरिया से ज्यादा एरिया अभी इफेक्टिव हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया ना, ज्यादा जगह चार्ज है तो ज्यादा जगह से चार्ज फ्लो करेगा। तो ऐसा करने से इफेक्टिव एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसा इसीलिए हम लोग मल्टीपल वायर यूज करते हैं। मार्केट से आप जब वायर खरीद के लाते हैं, जैसे ये वाले वायर घर में लगाने के लिए, आप उसके प्लास्टिक कवर को हटाओगे तो आपको समझ में आएगा उसके अंदर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं ना। वो भी बहुत सारे का कारण यही है, क्योंकि अगर एक ही रहेंगे उसके जगह पे तो उस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे करंट पास करेगा ही नहीं, करंट सिर्फ सरफेस से पास करता है, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे होते हैं। चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पे ही रहता है। क्यों रहता है, उस बात को प्रूफ करने का जो तरीका है वो गॉस थ्योरम में है, जो इसी लेसन में आगे चल करके टॉपिक में आएगा। ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको बस स्टेटमेंट बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं बता रहा हूँ उस बात का। अभी स्टेटमेंट और उसका इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन बता रहा हूँ। प्रूफ जो है गॉस थ्योरम में हम बता देंगे कि क्यों रहता है ऐसा, मतलब अंदर में रह क्यों नहीं सकता, उसके पीछे का कारण गॉस थ्योरम में एक्सप्लेनेशन है। तो अभी ऐसा है कि हमेशा किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे। अगर आप चार्ज अंदर रख भी दोगे ना तो वो कंडक्ट होकर के बाहर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, मतलब अंदर रहेगा ही नहीं। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, बराबर है? तो अगर कोई सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लिए हमने, तो सॉलिड हॉलो स्फीयर कहने का मतलब पूरा खाली, तो चार्ज कहाँ है उसके? सरफेस पे। और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिए, मतलब सॉलिड स्फीयर मतलब पूरा भरा हुआ,
सब जगह मास है। हमने चार्ज सब जगह रखे भी तो चार्ज सब जगह रहेगा ही नहीं, चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो चार्ज अगर सरफेस पे आया तो चार्ज के हिसाब से अंदर का पॉइंट खाली हो गया ना, चार्ज के हिसाब से अंदर में कोई चार्ज, तो ये भी किसके तरह बिहेव करेगा, हॉलो स्फीयर की तरह। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मूला होगा, ग्राफ होगा, सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वहीं पर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर रख देंगे, नॉन कंडक्टिंग मतलब कोई प्लास्टिक का बॉल है जिसमें सब जगह एकदम चेक के मतलब केक के अंदर जैसे चेरी को फंसाते हैं वैसा फंसा के रख दिए चार्ज को, नॉन कंडक्टिंग वाला अगर रहेगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर रखेंगे तो इसमें चार्ज फिर हम सब जगह रख सकते हैं। हमने सब जगह चार्ज को फंसा के रख दिया था। अब यहां पर ये मटेरियल कंडक्टिंग है ही नहीं, अपने से खुद से चार्ज कंडक्ट करके बाहर आ ही नहीं सकता क्योंकि मटेरियल कंडक्शन नहीं करेगा। हमने जो मटेरियल यूज किया वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया और सब जगह चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, तो इस केस में सॉलिड स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेकिन बाकी इस दोनों केस में हॉलो स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये बात सभी को समझ गया? तो ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो जब हमारा ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर में मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज जो है Q है, रेडियस इसकी R है, तो इसमें तीन कंडीशंस बनेंगे, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन सरफेस। अगर हम आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, तो जो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, Gm/r²। तो G की जगह यहाँ कौन होगा, K, M की जगह Q/r²। ये हो गया फील्ड का। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, -Gm/r, तो यहाँ माइनस नहीं यूज करते फॉर्मूले में, G की जगह क्या हो जाएगा, K × Q/r। ये हुआ फील्ड और पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पे। ऑन सरफेस पे अगर बात करेंगे तो इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस और रेडियस दोनों क्या हो गया, बराबर। तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, K/R², और पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, K/R। और अगर इनसाइड पॉइंट पे जाएंगे, इनसाइड पॉइंट पे R <R, तो इस केस में फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, 0। इनसाइड में फील्ड क्या हो जाती थी, हॉलो स्फीयर में 0, और पोटेंशियल इनसाइड में क्या हो जाता था, वही होता था जो सरफेस पे होता, कांस्टेंट एज ऑन सरफेस। जो सरफेस पे डेटा होता वही सब जगह, तो उसकी वैल्यू कितनी, K/Q/R। ये हो गया। अब इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो जो फील्ड का ग्राफ हम लोग बनाएंगे डिस्टेंस के हिसाब से फील्ड का ग्राफ, तो जब तक कि हम सरफेस पे नहीं पहुंचते हैं तब तक फील्ड की वैल्यू 0। फिर सरफेस पे जैसे ही पहुंचे तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K/G का नहीं, K/R²। और उसके बाद फिर ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और इनसाइड में फील्ड की वैल्यू 0। ठीक है, ये हुआ आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये हो गया फील्ड का ग्राफ। अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे R के रिस्पेक्ट में, तो सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब तक कि सरफेस तक नहीं पहुंचे तब तक वैल्यू K/Q/R कांस्टेंट। सरफेस के बाद ये ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड में। इनसाइड में क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन ये ग्राफ तब वैलिड है जब चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव हो तो इसी ग्राफ को किधर बना देंगे, नीचे बना देंगे। चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो यही ग्राफ नीचे बन जाएगा ऐसा, पोटेंशियल -K/Q/R। ठीक है, R = R। तो इसका ग्राफ बना दीजिए पूरा फटाफट। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, अगर हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिए तो सरफेस पे और बाहर वाला पॉइंट सेम रहेगा, इनसाइड वाला डेटा बदल जाएगा। अब इनसाइड में एक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी, इनसाइड में फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, K/Q/R3
इंटू आर, GM/r³ था, इंटू आर था ना, तो वही हो जाएगा जिसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। और इनसाइड में जो पोटेंशियल था उसका फॉर्मूला क्या था, -gm, तो k⁴/2r³ इंटू 3r² -r², ये हो गया इनसाइड में वोल्टेज का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को बनाएंगे तो इनसाइड में फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसका बनाएंगे, चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो k⁴/r की जगह सेंटर पे जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, r की जगह पे 0, तो 3/2 k⁴/r, तो ये डेटा इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा 3/2 k⁴/r। और अगर इसकी बात कर ले, ये बोला -3/2 k⁴/r, बना दीजिए। अब हटा दे, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ लो बात को, फिर पॉइंट लिखाते हैं। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा फील्ड लाइन, एंड टर्मिनेट, खत्म होगा नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे या फिर इनफाइनाइट पे। ऐसा क्या, या फिर इनफाइनाइट पे। तो पहला लाइन तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट पे। अगर बाजू में नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब लाइंस कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो टर्मिनेट जो है खत्म होगा इनफाइनाइट तक। दूसरी बात ये यहां से समझ में आ रहा है, अगर पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे गया, इसका मतलब नेगेटिव से कभी निकल नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगा। तो कभी भी एक क्लोज लूप बनेगा क्या, क्लोज लूप नहीं बन रहा है ना, यहां से जा रहा है वहां खत्म हो जा रहा है, वापस थोड़ी आ रहा है। क्लोज लूप का मतलब अपनी लोकेशन पे क्या होना, वापस आना, तो वापस कभी नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, ऐसा लूप कभी नहीं बनाएगा, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तीसरी बातें ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो डायरेक्शंस ऑफ फील्ड है वो होता है टेंजेंट के अलोंग। ये बातें आप 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट पे पढ़े होंगे कि निडल लगाते हैं, निडल टेंजेंट की तरफ होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो किसी भी पॉइंट पे मान लो कि इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, ये फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल देंगे, टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड होगा। इस पॉइंट पे मान लो कि हमको निकालना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल देंगे, टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड होगा। इस पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट डाल देंगे, टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड होगा। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा, अलोंग टेंजेंट इन सेम सेंस। सेंस कहने का मतलब लाइंस जिधर से जिधर जा रही है उस सेंस में। अब यहाँ टेंजेंट पे दोनों सेंस होगा ना, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इधर की तरफ नहीं बोलेंगे, किधर की तरफ बोलेंगे, इधर की तरफ। मतलब सेम सेंस, जो लाइन का सेंस है उस सेंस में टेंजेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चौथी बात है क्या होती है कि अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर गए तो क्या होने वाला है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें इस कर्व के हिसाब से टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा और इस कर्व के हिसाब से टेंजेंट का डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पे प्रैक्टिकली दो डायरेक्शंस ऑफ फील्ड पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पे जो डायरेक्शंस ऑफ फील्ड है दो अलग अलग नहीं हो सकते, इसीलिए ये वाला चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इंटरसेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट
नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच कर सकता है। टच करना समझते हैं, टच हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब टच करेगा तो कॉमन टेंजेंट बनेंगे। टच करने का मतलब एक ही पॉइंट पे टच करना, तो इसके हिसाब से भी टेंजेंट इसी डायरेक्शन में और इसके हिसाब से भी टेंजेंट इसी डायरेक्शन में, तो ये पॉसिबल है। लेकिन टच में भी सेम सेंस में टच होगा तो पॉसिबल है, अपोजिट सेंस में अगर टच हुआ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से ये वाला डायरेक्शन और इसके हिसाब से ये वाला डायरेक्शन, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अभी तक की प्रॉपर्टीज क्या क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, टर्मिनेट एट, या फिर इनफाइनाइट पे, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इन सेम सेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। इट मे टच ईच अदर, मे नॉट टच, ठीक है। टच कर भी सकता है और टच नहीं भी कर। टच कब करेगा? जब सेंस दोनों लाइन का क्या रहेगा? सेम रहेगा। और कब टच नहीं करेगा? जब दोनों लाइन के सेंस अपोजिट होंगे, तब लाइन जो है एक दूसरे को टच नहीं करेगा। छठी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब आपने पढ़े होंगे, वर्क पावर एनर्जी में दो प्रकार की चीजें होती है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, पढ़े हैं ना। मतलब इस ऐसा जिसमें कि क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो जाए उसे कहते हैं कंजर्वेटिव, और ऐसा जिसमें क्लोज लूप में वर्क डन जीरो ना हो उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर है, ये वाला डायरेक्शन है। एक चार्ज हम यहां से लेके चले, इधर पहुंचे और वापस इस जगह में आ गए, तो जाते वक्त फोर्स का डायरेक्शन भी यही, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही, तो वर्क पॉजिटिव। और आते वक्त फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उल्टा, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो किसी भी क्लोज लूप, क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा? जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो मतलब कौन सा फील्ड होगा? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है। कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रेस्ट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। 7th नंबर बातें, जैसा कि अपन ने देखे एक मेटेलिक स्फीयर या कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। तो चार्ज अगर सरफेस पे है, इस जगह का पोटेंशियल निकालते थे, क्या लिखे थे फॉर्मूला बताओ? सरफेस पे जो पोटेंशियल था वो कितना था? के क्यू बाय, और ये पॉइंट पे के क्यू बाय आर, और इस पॉइंट पे भी के क्यू बाय, और इस पॉइंट पे भी के क्यू बाय। तो दो पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ क्या पोटेंशियल का? तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है क्या? पढ़े हैं ना अपन ने। ग्रेविटेशनल फील्ड और आर का जो डॉट प्रोडक्ट है वही है चेंज इन पोटेंशियल, हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोजीशन दोनों एक दूसरे पे आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, तभी तो चेंज उसका जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो होगा, हाँ या ना? तो प्रैक्टिकली हमको सरफेस पे ये पॉइंट और ये पॉइंट पे अगर डेटा सेम है तो दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो। तो ये पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ो, सब जगह के बीच का डिफरेंस क्या होने वाला है? जीरो। इसका मतलब ई डॉट डी आर क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ई और डी आर एक दूसरे में क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये और इसके बाजू वाला पॉइंट ये हुआ डी आर, तो ई क्या हो जाएगा इस पे? परपेंडिकुलर। मतलब किसी भी मेटल पे चाहे कैसा भी शेप हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। शेप ऑफ मेटल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ ये बात और अच्छे से समझो एकदम गहराई से। अभी तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने किसके लिए बनाए? एकदम प्योर स्फीयर के लिए, बट वैलिड हर केस में है। मेटल का शेप कैसा भी रहे, ये कोई मेटल है, ठीक है। आपको पता है मेटल में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। और सरफेस पे सब जगह चार्ज रहेगा, हाँ, तो सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो फील्ड लाइंस हर जगह परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर इस जगह फील्ड लाइंस देखना है तो ये इस डायरेक्शन में होंगे फील्ड। इस जगह फील्ड लाइन देखना है, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ इस डायरेक्शन में है। इस जगह फील्ड लाइन देखना है तो इस पे परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन। इस जगह फील्ड लाइन देखना है तो इस पे परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन। यहाँ फील्ड लाइन देखना है तो ये वाला डायरेक्शन। यहाँ फील्ड लाइन देखना है तो ये वाला डायरेक्शन। यहाँ फील्ड लाइन देखना है तो ये वाला डायरेक्शन। जहां पर भी आप देखो तो सरफेस पे क्या रहेगा? फील्ड
कौन से डायरेक्शन में रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। मेटल का शेप कैसा भी हो उससे लेना देना नहीं है। फील्ड लाइंस ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मेटल है उस पे परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है? क्यों क्यों ऐसा इस क्यों रहेगा? क्योंकि जो मेटल का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। मेटल का जो सरफेस होता है, क्योंकि सभी चार्ज कहाँ रहते हैं? सरफेस पे, और सरफेस पे सब जगह का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। और अगर पोटेंशियल सेम हो, वोल्टेज सेम, तो इक्वल वैल्यू बोलेंगे। इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल का ही नाम है इक्वी पोटेंशियल। क्या नाम है उसका? इक्वी पोटेंशियल। तो कोई भी मेटेलिक सरफेस ऑलवेज क्या रहेगा? इक्वी पोटेंशियल। कोई भी मेटेलिक सरफेस ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल रहेगा। तो ऑल, अच्छा ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं। पहले इतनी पॉइंट लिख लेते हैं, लिखो। पहला, ये सब थियोरेटिकल पॉइंट है, ध्यान रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from electric field lines originate from positive charge and terminate at originate from positive charge and terminate at either negative charge or at infinite, either negative charge or at infinite, either negative charge or at infinite। नीचे ये वाला पहला नंबर का डायग्राम बनाना है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट चार्ज is conservative in nature, conservative in nature, and it never form closed loop, and it never form closed loop। it never form closed loop, closed loop, it never form closed loop। ऐसा एक लूप बना दीजिए और उसे कट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिख दिए। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या हुआ वो भी यहीं लिखेंगे। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, work done in closed path by conservative field is always zero। work done in closed path by conservative field is always zero। ऐसा लिख देंगे, if work done equal to work done in closed path equal to zero then it is conservative, conservative in nature। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। बाकी सभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of tangent, direction of electric field is along the direction of tangent at any point on field line, at any point on field line in same sense, in same sense। और नीचे ऐसा टाइप का डायग्राम बना देंगे। in same sense।
अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each other, but it may touch each other, it may or may not touch each other, it may or may not touch each other. फिर नीचे ये डायग्राम बना देंगे, तीनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, टच कर सकता, टच नहीं भी कर सकता। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा एक चीज समझो, जो हमने पढ़े E वो है इक्वल टू माइनस dV बाय dr ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल को फील्ड कहते हैं, चाहे ग्रेविटेशन में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज होती है, अभी तो आपने पढ़े नहीं है, कैलकुलस जब चालू होगा तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब टर्निंग स्मूथ हो, ऐसा शार्प टर्निंग पे डिफरेंशिएशन अनडिफाइन हो जाता है। मतलब इस वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएशन अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट पता ही नहीं है कि कौन सा बोलेंगे, ये वाला को टेंजेंट बोलेंगे कि ये वाला को टेंजेंट बोलेंगे कि ये वाला को टेंजेंट बोलेंगे, किसको टेंजेंट बोलेंगे, ये अनडिफाइन है। ठीक है, तो शार्प टर्निंग नहीं होता ग्राफ में, जहां पर शार्प टर्निंग होगा उस जगह में डिफरेंशिएशन अनडिफाइन हो जाता है। ये कैलकुलस में भी, मैथ्स में आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब पूरा 2-3 लेसन उसी पे बेस्ड है। जहां कहीं पर भी ग्राफ में शार्प टर्निंग आए, सर ने बताए भी होंगे, ग्राफ बताते वक्त रंजीत सर ने बताए नहीं बताए, तो अभी जब कैलकुलस चालू होगा तो बताएंगे। तो जहां कहीं पर भी ग्राफ में शार्प टर्निंग आता है उस जगह में डिफरेंशिएशन अनडिफाइन हो जाता है, मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड तो डिफाइन, मतलब डिफरेंशिएशन है पोटेंशियल का, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइन तभी होगा जब फील्ड लाइंस जो है वो शार्प टर्न नहीं ले, मतलब ऐसे जाते जाते अचानक बेंड नहीं करेगा, फील्ड लाइंस ऐसे अचानक बेंड नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर उसको बेंड करना भी है तो ऐसे स्मूथ कर्व बेंड होगा, स्मूथनेस के साथ, मतलब डिफाइन होना चाहिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, टेंजेंट डिफाइन होना चाहिए, तो वैसा होगा, स्मूथ बेंड हो सकते हैं बट ऐसे शार्प टर्निंग नहीं लेगा फील्ड लाइंस। तो इस बात को लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टेक शार्प टर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टेक शार्प टर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टेक शार्प टर्न because at sharp turn slope is undefined। फिर नीचे ये डायग्राम बना देंगे, ऐसे कैसे भी घूम सकता है पर स्मूथ टर्न होना चाहिए, शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, शार्प टर्न नहीं होगा, स्मूथ अगर रहेगा टर्न तो चलेगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा ऐसा नहीं, अगला पॉइंट लिखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
strength of electric field intensity directly proportional to degree of closeness of field lines. Strength of electric field intensity is directly proportional to degree of closeness of field lines. Strength of electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात हुई. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस. डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस. डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझो कि मैंने एक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाया. ये फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाया. मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहा हूं. यहां पर ये लोकेशन को कह रहा हूं ए. उतना ही बड़ा एरिया कंसिडर कर रहा हूं यहां पर. इस लोकेशन को कह रहा हूं बी. उतना ही बड़ा एरिया कंसिडर कर रहा हूं इस लोकेशन को कह रहा हूं सी. ये सेम एरिया से यहां कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है? और यहां पर दो. तो देख करके पता चल जाएगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ लाइन सेम एरिया से पास करेगा उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस. मतलब लाइन बहुत पास है तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा हो गया. लाइन दूर है तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम हो गया. बराबर. तो जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा उस जगह की फील्ड ज्यादा होगी. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ए पॉइंट पे ज्यादा है बी पॉइंट से और वो ज्यादा है सी पॉइंट से. क्योंकि सेम एरिया से यहाँ 4 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है उतना ही बड़ा एरिया से यहाँ 3 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है उतना ही बड़ा एरिया से वहां 2 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है. जैसे जैसे उधर जा रहे हैं वैसे फील्ड जैसे सेपरेट होता जा रहा है. डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम होते जा रहा है इसलिए स्ट्रेंथ उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ. जहां पर ज्यादा क्लोज लाइंस होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. जहां पर लाइंस दूर होंगे वहां स्ट्रेंथ कम होंगे. तो ये वाला नीचे डायग्राम बना दें आप. हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां से होता है? पॉजिटिव चार्ज. और टर्मिनेट कहां होता है? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस के क्यू बाय आर. नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल तो बड़ा कौन हुआ? प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होगा. और अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हो और इक्वली स्पेस्ड हो मतलब ऐसा हुआ पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड मतलब बीच का सेपरेशन ऑलमोस्ट सेम है. ये मेरे बनाने से थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिख रहा है लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वली स्पेस होने से पैरेलल हो तो इसका मतलब फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है. इसका फील्ड लाइन क्या हो गया? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं? जब सब जगह सेम हो डेटा तो उसे बोलते हैं नहीं यूनिफॉर्म. मतलब अगर पैरेलल हो गया इक्वली स्पेस्ड हो गया तो इतना बड़ा एरिया से यहाँ पर भी 2 लाइन पास कर रहा है और यहाँ पर है तो वहां पर भी 2 ही लाइन पास कर रहा है. तो इसका मतलब स्ट्रेंथ दोनों जगह क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. यही मतलब हुआ ना. तो अगर फील्ड लाइंस जो है इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल हो इसका मतलब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म. और ऐसा अगर हो तो ये कौन सा फील्ड है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म. ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्ट्रेंथ सब जगह अलग अलग आ रहा है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म है. लेकिन अगर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रहेगा तो वो कैसा फील्ड हो जाएगा? यूनिफॉर्म. और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगा? फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. इसका मतलब क्या हुआ? अभी एक बात रुको ध्यान से समझो ध्यान से. अगर मैं यहां पर 2-3 पॉइंट नाम दे देता हूं. इस पॉइंट का नाम कह देता हूं ए. इस पॉइंट का नाम कह देता हूं बी. इस पॉइंट का नाम कह देता हूं सी. और इसी के ऊपर इस पॉइंट का नाम कह देता हूं डी. मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी में क्या रिलेशन है? तो क्या बोलेंगे? सब सेम है क्योंकि क्या है? ये यूनिफॉर्म है. लेकिन मैंने बोला कि वोल्टेज एट ए, वोल्टेज एट बी, वोल्टेज एट सी और वोल्टेज एट डी में क्या रिलेशन है? तो देखो हाई वोल्टेज जो तो पहले जो पॉइंट आया उसका वोल्टेज और बाद में जो पॉइंट आया उसका वोल्टेज. इसका मतलब क्या होगा? वोल्टेज एट ए फिर वोल्टेज एट बी और उससे कम वोल्टेज एट और सी और डी बराबर हो जाएंगे क्योंकि सेम लाइन पे है. आया ना. तो फिर सेम लाइन मतलब यही हुआ. देखो ये लाइंस आपस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला पोजीशन वेक्टर दोनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर. और जैसे ही परपेंडिकुलर हो गया तो ई डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. और ई डॉट डी आर मतलब चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू
जीरो, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट हो उसी को कहते हैं कौन सा लाइन, इक्वल वोल्टेज वाली लाइन, मतलब इक्वी पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसे, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्टेज एट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज एट डी। तो आप लिखेंगे थोड़ा सा, अगला पॉइंट लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, if electric field lines are equally spaced then it must be uniform. Electric field lines are equally spaced then it must be uniform, then it must be uniform, must be uniform, must be uniform। साथ में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, from high voltage to low voltage, from high voltage to low voltage। फिर ये डायग्राम बनाएंगे नीचे। The locus of point which have same voltage, locus of point which have same voltage, it's called equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस लिख लिए, फिर इसी में कॉमा लगा करके या फिर अलग से लाइन लिख लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लिए। अगला पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सरफेस का वोल्टेज सब जगह 5 वोल्ट है और एक सरफेस पे 10 वोल्ट है, तो ये इंटरसेक्ट अगर करेगा तो ये कॉमन पॉइंट का क्या बोलोगे, हम ना तो 5 बोल सकते ना ही 10 बोल सकते हैं, तो इसलिए ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है। तो नीचे ये वाला डायग्राम बना देंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई भी चार्ज को लेकर के जाएंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, देखो मान लो सी पॉइंट से मैं एक चार्ज को डी पॉइंट पे लेके गया, तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू होता है क्या, चार्ज इनटू चेंज इन वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, वर्क बाय चार्ज होता है ना, तो वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन वोल्टेज। और अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो चेंज इन वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्यू इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा, चार्ज को आप अगर किसके अलोंग मूव कराएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग चार्ज को मूव कराएंगे तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग चार्ज के मूवमेंट करने से किसी भी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं होता। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, इफ ए चार्ज मूविंग अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस then no work done by electric field possible, no work done by electric field possible। नीचे ऐसा लिख देंगे, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, और इक्विपोटेंशियल में वोल्टेज जीरो हो जाता है, वोल्टेज का चेंज जीरो हो जाता है। लिख लिए।
नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ conducting metal. Charge always lies on the surface of conducting metal. Conducting metal, conducting material के surface पे charge रहता है. अगला point, surface of metal is always equipotential. Surface of metal is always equipotential irrespective of their shape. Irrespective of their shape. So, irrespective of their shape. So, field lines always perpendicular to surface. Field lines always perpendicular to surface. अब मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाएंगे आप। मेटल के अंदर में E की वैल्यू 0, सरफेस से जब फील्ड लाइन निकलेगा तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसमें 3 पॉइंट पकड़ लेता हूं, नहीं उसकी बातें बाद में कर लेंगे। हो गया, लिख ली? तो ये सब थियोरेटिकल पॉइंट थे फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। आज बस इतना ही, फिर कल करेंगे। आपको कुछ होमवर्क दूं? नहीं?